हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। मैं मानसी जैन स्वागत करती हूँ आप सबका अपने यूट्यूब चैनल विद यू लड्डा 247 पर। गाइस, हमारी ये जो सीरीज़ चल रही है ये सीटेट पेपर 2 एसएसटी की सीरीज़ चल रही है। क्लास 6 की एनसीईआरटी के नोट्स हम देख रहे हैं, जिसमें मैं 2 वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, चैप्टर 1 और चैप्टर 2। आज की वीडियो में हम चैप्टर 3, 4, 5 कवर करेंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट है रियली। मैं बार बार आपको ये बात बोल रही हूँ कि ये जो नोट्स मैंने प्रिपेयर करे हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये बाइलिंगुअल हैं। सेकंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट इज दैट कि ये प्रीवियस ईयर पेपर को ध्यान में रख कर डिजाइन किए गए हैं और एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का कवर किया है। सो अगर आप ये पढ़ लेते हैं ना डियर, तो आपको एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। हमारा चैप्टर 3 पृथ्वी की गतियां, मोशन ऑफ अर्थ, राइट। पृथ्वी की कितनी गतियां होती हैं? तो देखो, आप सब जानते हो पृथ्वी की 2 गति होती है। एक होती है घूर्णन यानी रोटेशन और एक होती है रिवोल्यूशन, घूर्णन और परिक्रमण। आप बहुत अच्छे से जानते हो, घूर्णन होती है जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है और रिवोल्यूशन यानी परिक्रमण होती है जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है। तो जब पृथ्वी अपने ही अक्ष पर घूमती है तो वो रोटेशन होती है, और जब सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है तो वो परिक्रमण होती है। बहुत बार स्टूडेंट परिभ्रमण और परिक्रमण में कंफ्यूज हो जाते हैं। आपको नहीं होना है, क्योंकि परिभ्रमण, भ्रमण यानी भ्रमण, घूमना, उसमें पृथ्वी अपने एक्सिस पर घूमती है, परिभ्रमण। और परिक्रमण, क्रमण यानी परिक्रमा, और परिक्रमा दैट मीन्स किसी पिंड यानी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा। वैसे मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि आप इसका इंग्लिश में नाम याद रखना, क्योंकि इंग्लिश में एक ही नाम है, रोटेशन एंड रिवोल्यूशन, जबकि हिंदी में इसके 2-3 नाम है। परिक्रमण है, वार्षिक गति है ना, घूर्णन है, परिभ्रमण है, रोटेशन, तो इसके अलग अलग नाम है। सो इट्स बेटर कि आप इसे इंग्लिश में याद करें, सो इट वुड बी इजी फॉर यू, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। परिक्रमण गति क्या होती है? मैंने भी आपको एक्सप्लेन करा, सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वो परिक्रमण होती है। कक्षीय समतल क्या है? इन इंग्लिश, ऑर्बिटल प्लेन। व्हाट इज ऑर्बिटल प्लेन? तो देखो, जिस कक्षा पर सबको पता है कि पृथ्वी सूरज के चारों ओर एक स्थिर मार्ग में चक्कर लगाती है, तो वो जो स्थिर मार्ग है, पृथ्वी की वो जो कक्षा है, जो ऑर्बिट है, जिस पर पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है, उसे गाइस कहा जाता है कक्षीय समतल। और पृथ्वी अपने ऑर्बिटल प्लेन पर यानी अपने कक्षीय समतल पर 66.5 का कोण बनाती है, जबकि पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 यानी 23.5 का कोण बनाती है। दोनों बातें आपको याद रखनी है। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितना कोण बनाती है? 23.5। पृथ्वी अपने कक्षा तल यानी अपना जो ऑर्बिटल प्लेन है उस पर कितना बनाती है? तो 66.5। नेक्स्ट इज, प्रदीप्ति वृत्त क्या है? सर्कल ऑफ इल्यूमिनेशन क्या है? तो देखेंगे प्रदीप्ति वृत्त क्या होता है। प्रदीप्ति वृत्त वो वृत्त है, दैट इज मतलब यू कैन से कि ये वो सर्कल है जो अर्थ को हाफ डे और हाफ नाइट में डिवाइड करता है। गाइस, इसे आप ऐसे समझिए, जिस तरह से इक्वेटर पृथ्वी को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करती है, वन इज नॉर्दर्न हेमिस्फेयर एंड सदर्न हेमिस्फेयर, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। सिमिलरली जो हमारा प्रदीप्ति वृत्त है, ये पृथ्वी को 2 हाफ्स में डिवाइड करती है। हाफ पृथ्वी का वो पार्ट जो सन फेसिंग होता है, जहां पर डे रहता है, तो वो बनता है हमारा, जहां पर दिन रहेगा आधे भाग पर और आधा भाग जहां रात रहेगी, इसलिए इसे क्या कहते हैं? प्रदीप्ति वृत्त। देखो क्या लिखा है, ग्लोब पर वह वृत्त जो पृथ्वी को 2 भाग यानी दिन और रात के 2 भागों में विभाजित करता है, उसे प्रदीप्ति वृत्त कहते हैं। और यह वृत्त अक्ष के साथ नहीं मिलता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो आजकल आपने अगर सीटेट 2023 का पेपर अगर देखा है और 24 का जनवरी वाला देखा है, तो आपको बहुत ज्यादा स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं। तो वो जो स्टेटमेंट, कथन, कारण है ना, ये इसका परिणाम है या नहीं, या जैसे आपने देखा होगा इनमें से कौन सा कथन असत्य है, इस तरह के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं। सो अगर आप उसको ध्यान से स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे कि लेंथी क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन है, तो वहां पर आपको इस तरह के जो ये लाइन मैंने हाईलाइट की हुई है, ये आपको हेल्प देंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये वृत्त
किसी भी जो अर्थ का जो अक्ष है उसके साथ ये जो सर्कल है प्रदीप्ति वृत्त वाला, ये उसको कहीं भी टच नहीं करता, उसको मिलता नहीं है। इसका डायग्राम आप देख सकते हैं एनसीईआरटी में, आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, यह किसने बताया कि पृथ्वी गोल है? हु स्टेटेड दैट अर्थ इज राउंड एंड रोटेट ऑन इट्स ओन एक्सिस? सो इट इज आर्यभट्ट, हमारे भारत के महान और प्रसिद्ध खगोल शास्त्री आर्यभट्ट, उनका कथन है ये। नेक्स्ट इज, अगर पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो क्या होगा? दैट मीन्स अगर अर्थ रोटेट ना करे, रोटेशन ना करे, पृथ्वी का रोटेशन कौन सी साइड होता है आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी कैसे घूमती है? पश्चिम से पूरब की ओर घूमती है, ठीक है। और वैसे भी आप लोग फ्यूचर के, भविष्य के अध्यापक बनने वाले हैं, टीचर बनने वाले हैं। यू आर गोइंग टू बी अ गुड रेपुटेटेड गवर्नमेंट टीचर। सो सीटेट क्लियर करके क्या होगा? केवीएस क्लियर करोगे, डीएसएसबी क्लियर करोगे, ऑफ कोर्स गवर्नमेंट जॉब में लगेगी ना। तो आपके हाथ में देश का भविष्य है, तो आपके कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से क्लियर होने चाहिए। और वो कैसे होंगे? जब आप पढ़ेंगे, है ना, एक एक टॉपिक कर जब आप फोकस करेंगे तो देखो क्या कहता है, अगर पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर देगी तो क्या होगा? सिंपल सी बात है, घूर्णन की वजह से, रोटेशन की वजह से क्या होता है? दिन और रात बनते हैं। पृथ्वी बीच में है, इमेजिन कीजिए यहाँ पर अर्थ है और इधर सन है, ठीक है। सन के सामने जो भाग होगा सूरज के, यहाँ पृथ्वी अगर गोल है, इधर है, इमेजिन करेंगे आप, और यहाँ अगर सन है, तो जो भाग सन के सामने होगा वह दिन होगा। अब जब पृथ्वी घूम जाएगी, राउंड जब घूमेगी, तो जो उसका बैक साइड वाला एरिया है वहां इस वाली सिचुएशन में तो रात है, लेकिन जब ये घूमेगी, रोटेट करेगी, तो पीछे वाला भाग आगे आएगा, फिर वो वाला भाग जो सूरज के सामने आ जाएगा वहां दिन हो जाएगा और पीछे रात हो जाएगी, है ना। लेकिन अगर घूमना बंद कर दे तो जो हिस्सा सूरज के सामने है वहां पर पूरा टाइम दिन ही दिन रहेगा, दिन रहेगा तो दैट मीन्स गर्मी रहेगी, और जो हिस्सा सूरज के सामने नहीं है वहां पर क्या होगा? वहां पर रात रहेगी, रात रहेगी तो इसका मतलब ठंड रहेगी, है ना। तो आप इसे यहाँ भी देख सकते हैं, सन फेसिंग पार्ट ऑफ अर्थ वुड ऑलवेज एक्सपीरियंस डे एंड अदर हाफ वुड रिमेन इन डार्कनेस, दैट मीन्स नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पृथ्वी दिन क्या है? देखो पृथ्वी दिन क्या होता है? पृथ्वी दिन का मतलब एक दिन, और एक दिन होता है 24 घंटे का। पृथ्वी का जो एक रोटेशन होता है वो एक दिन होता है 24 घंटे का, उसे ही पृथ्वी दिन कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में। पृथ्वी 24 घंटे में अपने अक्ष का एक चक्कर पूरा करती है, घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहते हैं। पृथ्वी का परिक्रमण कितना है? 365 दिन 6 घंटे, या इसको एनसीईआरटी में इस पैटर्न पर भी लिखा गया है, साइड में 365 1/4 करके, है ना, ये भी आ सकता है एग्जाम में। देखो ये जो 6 घंटे है ना, जनरली हम 365 दिन बोल देते हैं, 6 घंटे ध्यान में नहीं रखते हैं। ये जो 6 घंटे हैं ये 6 करके जुड़ते रहते हैं, और 4 साल बाद 6 जोड़ोगे तो 24 हो जाएगा। तो 4 साल बाद ये 24 आवर्स ऐड हो जाते हैं, यानी कि एक दिन बढ़ जाता है और लीप ईयर बनता है। तभी आपने देखा होगा लीप ईयर में हम क्या करते हैं? फरवरी में एक दिन एक्स्ट्रा ऐड करते हैं, है ना। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर किस पथ पर चक्कर लगाती है? तो पृथ्वी की जो कक्षा है उसकी शेप कैसी है? सर्कल में है, ओवल है? तो बच्चे, बहुत सारे स्टूडेंट जो हैं वो उसको ओवल शेप कर आते हैं, बट वो ओवल नहीं होती, वो होती है दीर्घवृत्ताकार, एलिप्टिकल ऑर्बिट। जो अर्थ की जो ऑर्बिट है वो कैसी होती है? एलिप्टिकल। द अर्थ मूव्स राउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट, राइट। नेक्स्ट इज, ऋतुओं में परिवर्तन होता है, क्यों, कैसे? सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है। इसके साथ साथ पृथ्वी अपने अक्ष पर एक निश्चित दिशा में झुकी हुई है, इसके कारण भी क्या होता है? ऋतुओं में परिवर्तन। आप ध्यान देंगे मैक्सिमम बुक्स में एक ही पॉइंट लिखा होता है कि ड्यू टू रेवोल्यूशन जो है वो सीजनल चेंजेस होते हैं, सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती है और उसकी वजह से सीजन बनता है। लेकिन एनसीईआरटी में क्लियरली लिखा हुआ है कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, वो रीजन यानी रेवोल्यूशन रीजन, प्लस में पृथ्वी अपने अक्ष पर जो झुकी हुई है वो भी एक ऋतुओं में परिवर्तन का कारण होता है। क्योंकि, ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि पृथ्वी, है ना, आपने ग्लोब देखा होगा, ग्लोब हल्का सा ऐसे टिल्ट होता है, हल्का सा ग्लोब ऐसे झुका होता है। अगर आपने ग्लोब देखा होगा, है ना, तो वो हल्का सा ऐसे झुका होता है, उसके बीच में, मतलब हम ग्लोब कैसे बनाते हैं? गेंद लो, उसके बीच में बीचों बीच एक सुई डाल दो, तो वो क्या बन गया? ग्लोब बन गया। वो जो निडल है वो क्या है? वो उसका अक्ष है, और वो अक्ष इस तरह से हल्की सी झुकी होता है ना।
तो जब पृथ्वी सूरज के चारों ओर घूमती है, तो वो उसका जो ये अक्ष है, यानी ये जो बीच वाली सुई है ना, ये हमेशा एक ही डायरेक्शन में रहती है, एक ही तरीके से झुकी रहती है। ये कभी भी ऐसे नहीं होती आधे रास्ते तो ऐसे रहेगी, आधे रास्ते ऐसे हो जाएगी, आधे रास्ते ऐसे ज़्यादा झुक जाएगी, आधे रास्ते कम, नहीं। ये हमेशा एक ही एंगल पे झुकी रहती है और वो एंगल होता है 66.5। तो अक्ष, पृथ्वी का अक्ष का जो झुकाव है वो हमेशा स्थिर रहता है, निश्चित रहता है, एक ही तरफ रहता है। इसी वाले मोशन में वो सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो कभी दक्षिणी ध्रुव आगे आ जाता है, मान लो ऐसे ऐसे गई, इधर आई तो अब सूरज के सामने दक्षिणी ध्रुव है, फिर घूम के जब ऐसे आई तो सूरज के सामने उत्तरी ध्रुव है। तो इस तरह से जो ऋतुओं में जो चेंजेस होते हैं वो रिवोल्यूशन और पृथ्वी के अक्ष पे झुके हुए होने के कारण होते हैं। मैंने इस टॉपिक पर बहुत ही अच्छे से डिटेल में कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए वीडियो भी डाली है। प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा जिसमें मैंने बोर्ड पर कंप्लीट कॉन्सेप्ट को समझाया है। सी गाइज, वेरी ऑनेस्टली मैं ऑनलाइन कोचिंग में मैं फ्रेशर हूँ, मैंने अभी स्टार्ट करा है, बट ऑफलाइन कोचिंग देते हुए मुझे 15 ईयर्स हो गए थे। 15 सालों से मैं सी टेट, एच टेट, केवीएस और यूपी टेट इन सब स्टूडेंट्स को बहुत अच्छे से पढ़ाया, बहुत शानदार रिजल्ट्स दिए हैं। ऑनलाइन पर फर्स्ट टाइम आई हूँ तो इसलिए अभी मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, अभी मेरे पास बहुत ज़्यादा फैसिलिटीज़ नहीं है। जो मैं आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगी वो आपको एक ही बार में समझ में आ जाएगा। भले ही मैं अभी व्हाइट बोर्ड पर पढ़ा रही हूँ, बट मेरा जो पर्पज़ है वो सिर्फ एक ही है कि मेरी क्लास के बाद आपको किसी और क्लास की ज़रूरत ना पड़े और आपका सीटेट का जो सोशल साइंस का जो पोर्शन है वो बहुत शानदार तरीके से आप अटेम्प्ट करें, 60 में से 60 आपके मार्क्स आए। मेरा सिर्फ यही छोटा सा पर्पज़ है। तो प्लीज़ आप मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट इज उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून। देखो एक बात बताओ, इन्होंने कहा उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून है, ठीक है। सबसे पहले बड़े दिन का अर्थ क्या होता है, कभी सोचा है आपने? आप कोई भी लाइन पढ़ लेते हो एनसीईआरटी की, कहीं भी लिखा हुआ कोई क्वेश्चन पढ़ लेते हो, क्या उसके क्वेश्चन की गहराई में आप जाते हैं? सोच के देखिए बड़े दिन का मतलब क्या है। सिंपल सी बात है, 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे के अंदर दिन भी होता है, रात भी होती है। बड़े दिन का मतलब कि जो ये 24 घंटे हैं, इस 24 घंटे में सूर्य उदय और सूर्य अस्त ये कितना लंबा रहेगा, यानी दिन कितना लंबा रहेगा। सूर्य अस्त के बाद तो रात शुरू हो जाएगी। सर्दियों में क्या होता है, दिन छोटे होते हैं, आपने देखा होगा 6 बजे अंधेरा हो जाता है ना, 6 बजे अंधेरा हो जाता है और सूरज निकलता भी देर से है, तो दिन छोटे होते हैं और रातें क्या होती है, लंबी होती है। तो वो क्या हुआ, दिन छोटे रातें लंबी। लेकिन जून में उत्तरी गोलार्ध में हम इस बात को फील कर सकते हैं क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं। हमारे यहाँ जून में क्या होता है, गर्मियां होती है, क्योंकि भारत में से कर्क रेखा जाती है, इसलिए जून में दिन बहुत लंबे होते हैं। आप देखो 7:30 8 बजे तक भी सूरज छिपता नहीं है ना, सूरज छिपता नहीं है, 7:30 8 बजे तक भी रोशनी होती है, दिन होता है और 5 बजे ही निकल जाता है सूरज। तो दिन की अवधि क्या हुई, लंबी, यानी 18 घंटे 19 घंटे का दिन होता है और रात होती है छोटी। 24 घंटे में से 18 घंटे का क्या है, अगर दिन है तो कितने घंटे बचे, 8 6 14, 6 घंटे बचे, 6 घंटे की क्या हुई, रात हुई। तो इसका मतलब क्या, अगर 18 घंटे का दिन है और रात सिर्फ 6 घंटे की है 21 जून को, तो हम इसे ऐसे भी तो कह सकते हैं ना, गोलार्ध की सबसे छोटी रात, सबसे छोटी रात, दिन लंबा तो रात छोटी। तो अगर उत्तरी गोलार्ध की सबसे छोटी रात पूछेगा तो सबसे छोटी रात भी 21 जून होगी, है ना। अब दक्षिणी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर और दक्षिणी गोलार्ध की सबसे छोटी रात वो भी क्या होगी, 22 दिसंबर होगी। लेकिन अगर आपको पूछा जाए उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन, अब वो रात की बात नहीं कर रहा, दिन की बात कर रहा है, सबसे छोटा दिन, तो आपको सबसे छोटा दिन की अवधि सबसे छोटी दिन बोल रहा है ना, दिन छोटा मतलब रात लंबी, और रात लंबी कम होती है दिसंबर में, है ना, और दिन छोटे होते हैं, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, 22 दिसंबर। इसका मतलब क्या, अगर आपको पूछे उत्तरी गोलार्ध का बड़े दिन की बजाय छोटा दिन पूछे, रात की बात नहीं कर रही हूँ, दिन पूछे, तो आपको अपोजिट करके आंसर बोलना है, ठीक है। जैसे एक बार दोबारा से बोल रही हूँ, ध्यान से सुनिएगा, लिख लीजिएगा। उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन 21 जून, उत्तरी गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन
दिन दिन 21 जून, सबसे छोटी रात 21 जून। लेकिन उत्तरी गोलार्ध का ही अगर आपको सबसे छोटा दिन पूछे तो आपका आंसर होगा 22 दिसंबर, और दक्षिणी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन पूछे तो आपका आंसर होगा 21 जून। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और अगर रात पूछेगा तो सेम है, मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भागों पर लगभग 6 महीने का लगातार दिन रहता है कब? तो भाई सीधी सी बात है, उत्तरी ध्रुव के बाद वाले पर 6 महीने, यानी कि आपको पता ही है ध्रुवों पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। तो जो ये 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात है, ये कब होती है? तो जिस समय सूरज उत्तरी गोलार्ध में होगा तो उत्तरी ध्रुव पर 6 महीने का दिन रहेगा। जिस समय सूरज दक्षिणी गोलार्ध में होगा तो दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने का दिन रहेगा। दक्षिणी अयनात क्या है? जब 22 दिसंबर में दक्षिण ध्रुव सूर्य की ओर झुका होता है, मकर रेखा पर सूर्य सीधा होता है, दक्षिणी गोलार्ध के बहुत बड़े भाग पर प्रकाश होता है, दिन लंबा व रात छोटी होती है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? दक्षिण अयनांत। देखो एक नोट में लिखा हुआ है, मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के ठीक बीच में से जाती है और यहाँ पर क्रिसमस गर्मियों में होता है। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी में पूछा हुआ है कि गर्मियों में क्रिसमस डे मनाया जाता है कौन सी कंट्री में? तो आपका आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के ठीक बीच में से जाती है। 22 दिसंबर को सूरज सीधा मकर रेखा ऑस्ट्रेलिया के ठीक बीच में से जाती है। 22 दिसंबर को सूरज सीधा मकर रेखा के ऊपर होता है। सूरज क्योंकि वहां पर है इसलिए वहां गर्मी होगी, और आपको पता है क्रिसमस डे कब होता है? 25 दिसंबर को, तो इसलिए क्रिसमस डे गर्मियों में होता है कहाँ? ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट इज विषुव क्या होता है? व्हाट इज इक्विनॉक्स? तो गाइज विषुव या इक्विनॉक्स का मतलब होता है दिन और रात बराबर होना। 21 मार्च और 23 सितंबर को सूरज सीधा भूमध्य रेखा पर होता है। इस दिन दिन और रात बराबर होते हैं। इस सिचुएशन को क्या कहते हैं? इक्विनॉक्स कहते हैं, विषुव कहते हैं। आपको ध्यान रखना है ये स्थिति क्यों होती है, क्योंकि कोई भी ध्रुव सूरज के सामने नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। नेक्स्ट हमारा चैप्टर स्टार्ट हुआ है मानचित्र, मैप। आपको सिर्फ ध्यान रखना है मैप कौन कौन से होते हैं, कैसे होते हैं। मानचित्र क्या है? मानचित्र पृथ्वी की सतह या इसके एक भाग का पैमाने के माध्यम से चपटी सतह पर खींचा गया चित्र है। आपको पता ही है मैप और ग्लोब में क्या डिफरेंस होता है ना? मैप क्या होता है? फ्लैट होता है, चपटी सतह होती है ना? मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग of the earth's surface or a part of it drawn on a flat surface according to a scale. एटलस क्या होता है? तो बहुत सारे जब मैप मिल जाते हैं तो उनको क्या कहते हैं? एटलस। एटलस मैप की बेसिकली बुक होती है, बहुत सारे मैप्स इकट्ठा करके एटलस बनती है। भौतिक या उचावच मानचित्र, फिजिकल और रिलीफ मैप क्या होते हैं? तो देखो जो भौतिक या उचावच मानचित्र होते हैं ना, इसके अंदर पृथ्वी का, अर्थ का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, यानी कि जैसे पर्वत, नदियां, पठार, है ना, मैदान, महासागर, इन सबको जो शो करने वाला मैप होता है उसको हम क्या कहते हैं? रिलीफ ऑफ फिजिकल मैप। जबकि पॉलिटिकल मैप वो होता है जो हमारा कंट्री, पड़ोसी देश, राज्य, राजधानियां, नगर, शहर, इनको इनकी बाउंड्री के साथ दिखाता है, तो हम उसे क्या कहते हैं? पॉलिटिकल मैप। नेक्स्ट इज थीमेटिक मैप क्या होता है? सो थीमेटिक मैप होता है जिसमें पर्टिकुलर किसी थीम पर बना होता है, जैसे कोई कि यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, यहाँ पे उद्योग कौन कौन से हैं, विकसित हुए हैं, या वन किस प्रकार के हैं, है ना? इस तरह की पर्टिकुलर कोई इंफॉर्मेशन देने वाला जो मैप होता है उसको हम क्या कहते हैं? थीमेटिक मैप। मानचित्र के 3 घटक कौन से थे? बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार रिपीट हुआ है सीटेट में। दूरी, दिशा और प्रतीक। प्रधान दिग्बंधु किसे कहते हैं? कार्डिनल पॉइंट्स क्या होते हैं? तो देखो जैसे आपने देखा होगा कंपास होता है या मैप में ना एक छोटा सा लास्ट मैप के साइड कॉर्नर में डायरेक्शन दिखाने के लिए इस तरह से एरोज बने होते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? प्रधान दिग्बंधु, जो कि क्या दिखाता है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, ये डायरेक्शन दिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज दिक्सूचक। दिक्सूचक आपको पता ही होगा, कंपास होता है जो डायरेक्शन दिखाता है। दिक्सूचक की जो चुंबकीय सुई की दिशा है वो हमेशा कौन सी डायरेक्शन में रहती है? तो आपको ध्यान रखना है कि जो हमारा कंपास होता है, जो दिक्सूचक होता है, दिशा बताने वाला जो होता है, वो उसकी जो डायरेक्शन है वो हमेशा नॉर्थ और साउथ की ओर रहती है।
रेखाचित्र मानचित्र क्या है? देखो रेखाचित्र मानचित्र क्या होता है, यानी कि हमारा स्केच, इसे इंग्लिश में कहते हैं रेखाचित्र मानचित्र को। स्केच क्या होता है? देखो स्केच वो होता है जो बेसिकली आप अपनी मेमोरी बेस पर बनाते हैं, याददाश्त पर बनाते हैं। मान लीजिए आपके पापा आपको किसी न्यू ट्यूशन पर लेकर गए, यानी न्यू स्कूल में लेकर गए, या आपको किसी मॉल में लेके गए, या किसी आपको शॉप पर चीज़ दिलवाने के लिए लेके गए, ठीक है? तो आपको हल्का-फुल्का वो रास्ता याद हो गया। बाद में आपके मम्मी ने पूछा कि बेटा कहाँ गए थे? तो आपने एक रफली आइडिया ड्रॉ करके दे दिया कि मैं ऐसे-ऐसे यहाँ से मुड़ के गया था, रास्ते में ये दुकान आई थी, ये वाले डॉक्टर की दुकान आई थी। तो ये जो आपने अपनी मेमोरी बेस पर जो एक रफ ड्रॉ करा है ना मैप, तो उसको हम क्या कहते हैं? रेखाचित्र मानचित्र। चलिए डेफिनिशन देख लेते हैं। It is based on memory, not to scale. A rough drawing of an area that is drawn without scale is known as sketch map. A plan, जबकि जो खाका होता है, खाका क्या होता है? Plan is a drawing of a small area on a large scale. A large scale map gives lot of information. नेक्स्ट चैप्टर है हमारा पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। बहुत 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 इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसकी वीडियो प्लीज़ आप ज़रूर देखिएगा। ये बहुत अच्छे से मैंने क्लियर करा है और हर साल यहाँ से क्वेश्चन आते ही आते हैं एग्ज़ाम में। ये जो आपने देखा होगा ना, हमारे कॉन्टिनेंट वाले क्वेश्चन आते हैं। बहुत बार पूछा है एस शेप ओशियन कौन सा होता है, ट्रायंगल शेप ओशियन कौन सा होता है, द्वीपीय महाद्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किसे कहते हैं। तो जो कॉन्टिनेंट और ओशियन के क्वेश्चन आते हैं वो इस चैप्टर से लिए जाते हैं। और कोई भी सीटेट का आप कोई भी पेपर उठा के देखो प्रीवियस ईयर, आपको एक क्वेश्चन इस चैप्टर से 101% मिलेगा। जो 6 क्लास की ज्योग्राफी है ना, इससे कम से कम आपको 6-7 क्वेश्चन मिलते हैं और 6 ही चैप्टर है इसमें। 6 में से मैप वाले चैप्टर से बहुत कम आता है। तो बाकी जो चैप्टर बचे आप अंदाजा लगा लीजिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत अच्छे से आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। पर्यावरण के 3 प्रमुख घटक पृथ्वी की सतह पर आपस में मिलते हैं, वे क्या हैं? जलमंडल, स्थलमंडल और वायुमंडल। इन तीनों मंडल के कारण ही विकसित होता है जीव मंडल। ये क्वेश्चन भी सीटेट में बहुत बार आया है कि जीव मंडल बायोस्फीयर क्या होता है? तो बायोस्फीयर होता है जहां पर हाइड्रोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर तीनों आपस में मिलते हैं या तीनों पाए जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? बायोस्फीयर। तीनों मिलते हैं तभी जीव विकसित होता है, तभी जीवन संभव होता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? जीव मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज किसी भी स्थल की ऊंचाई को कैसे मापा जाता है? तो किसी भी स्थल की ऊंचाई को सी लेवल यानी समुद्र तल से मापा जाता है और समुद्र तल की ऊंचाई हमेशा 0 मानी जाती है। समुद्र की सतह को कितने भागों में बांटा जाता है? तो 2 भागों में बांटा जाता है, महाद्वीप कॉन्टिनेंट एंड महासागरीय बेसिन, ओशियन बेसिन। नेक्स्ट देखेंगे इंपॉर्टेंट फैक्ट है एनसीईआरटी के। स्टार्ट करते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट फैक्ट ऑफ एनसीईआरटी। विश्व का सर्वोच्च शिखर माउंट एवरेस्ट 8,848 नेपाल में। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है, इसे याद रखिएगा। विश्व का सबसे गहरा और बड़ा महासागर प्रशांत महासागर यानी पैसिफिक ओशियन है। सबसे गहरा गर्त मेरियाना गर्त है जो कि फिलीपींस के पास प्रशांत महासागर में है। विश्व का सबसे गहरा गर्त कहाँ पर है? प्रशांत महासागर के पास। क्या नाम है? मेरियाना गर्त। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति एडमंड हिलरी न्यूजीलैंड के और तेंजिंग नॉर्गे शेरपा भारत के थे। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला जुंको तब्बाई और भारत की पहली महिला बचेंद्री पाल थी। विश्व के महाद्वीपों को उनके एरिया के हिसाब से लगाओ। तो देखो मैंने कॉन्टिनेंट के साथ साथ कंट्रीज को भी एरिया वाइज लगाया है, बड़ा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको। सबसे बड़ा जो महाद्वीप है वो एशिया, उसके बाद अफ्रीका, तीसरा बड़ा महाद्वीप नॉर्थ अमेरिका, देन साउथ अमेरिका। 5वें नंबर पर बच्चे गलती करते हैं, यूरोप लिखते हैं, बट यूरोप 6 नंबर पर है। 5वां बड़ा महाद्वीप अंटार्कटिका होता है, दो दैट इज पॉपुलेशन लेस क्योंकि बर्फ से ढका हुआ है। इसे अंटार्कटिका को श्वेत महाद्वीप भी कहते हैं, व्हाइट कॉन्टिनेंट भी कहते हैं। देखो एक बार मैं आपको इन सब की विशेषता बता रही हूँ, प्लीज आप लिख लेना क्योंकि यहाँ नोट्स में नहीं है, एक्स्ट्रा है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है तो मैंने यहाँ नहीं लिखी है। देखो जो एशिया होता है ना, एशिया सबसे बड़ा महाद्वीप है और एशिया को कहा जाता है महान सभ्यताओं की भूमि, अ लैंड ऑफ ग्रेट सिविलाइजेशन। अफ्रीका महाद्वीप को कहा जाता है पठारी महाद्वीप, प्लेटू कॉन्टिनेंट। काला और अंध महाद्वीप, डार्क एंड ब्लैक कॉन्टिनेंट, अफ्रीका को कहा जाता है। और अफ्रीका को कहा जाता है सर्वाधिक देशों वाला महाद्वीप, अ कॉन्टिनेंट हैविंग मैक्सिमम कंट्रीज। उत्तरी अमेरिका को कहा जाता है नई दुनिया का देश। दक्षिणी अमेरिका को कहा जाता है पक्षी महाद्वीप।
अंटार्कटिका इज नॉन एज व्हाइट कॉन्टिनेंट, श्वेत महाद्वीप, क्योंकि पूरा का पूरा बर्फ से ढका हुआ है। यूरोप को कहा जाता है पेनिनसुलर ऑफ पेनिनसुलर्स, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप, क्योंकि इसका जो तट है, कोस्ट लाइन है, तट रेखा है, कोस्टल एरिया है, वो बहुत ज्यादा कटा फटा है, इसलिए प्रायद्वीप बहुत सारे बनते हैं। इसलिए इसकी जो यूरोप महाद्वीप की जो कोस्ट लाइन है, जो तटीय रेखा है, वो विश्व के सभी महाद्वीपों में सबसे लंबी है। राइट? यूरोप को कहा जाता है विश्व का कारखाना, विश्व का औद्योगिक हृदय। ठीक है ना, ये सब यूरोप के बारे में बात है। ऑस्ट्रेलिया को कहा जाता है द्वीपीय महाद्वीप, प्यासी भूमि, देश वाला महाद्वीप, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया इटसेल्फ अ कंट्री, तो इसे देशीय महाद्वीप भी कहते हैं, द्वीपीय महाद्वीप भी कहते हैं, क्योंकि अपने आप में एक द्वीप है, चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है। राइट? ये इनकी कुछ विशेषताएं हैं, नोट डाउन कर लेना। नेक्स्ट इज एशिया किस गोलार्ध में है? पूर्वी गोलार्ध में है। एशिया कौन से गोलार्ध में है? पूर्वी। एशिया को देखेंगे ना, मैक्सिमम पूर्वी गोलार्ध में है। एशिया से कौन सी रेखा जाती है? तो भाई एशिया से कर्क रेखा, क्योंकि भारत है ना, एशिया में भारत है और उसके बीच में से कर्क रेखा जाती है। भूमध्य रेखा भी जाती है एशिया में से लेकिन ओनली 2 कंट्रीज में से। जो इक्वेटर है, जो भूमध्य रेखा है, ये भारत के, इंडिया बनाया मैंने नीचे से, श्रीलंका बनाया। ठीक है, इसके एक तरफ मालदीव है, एक तरफ इंडोनेशिया है। तो मालदीव और इंडोनेशिया में से क्रॉस करती है इक्वेटर। इक्वेटर 0 डिग्री पर है। भारत का जो लास्ट सदर्न पॉइंट है कन्याकुमारी, वो 8 डिग्री से शुरू होता है। तो 0 डिग्री अक्षांश भूमध्य रेखा, 8 डिग्री से भारत, यानी 0 से 8 डिग्री, इतना अंतर है भूमध्य रेखा में। तो भूमध्य रेखा भारत के समीप से जाती है। और कौन से 2 देशों से जाती है? मालदीव और इंडोनेशिया। नेक्स्ट देखो, एशिया को यूरोप से कौन सा पर्वत अलग करता है? यूराल पर्वत। यूरेशिया क्या होता है? यूरोप और एशिया का संयुक्त भाग। यूरोप से कौन सी रेखा गुजरती है? आर्कटिक सर्कल। 3 तरफ से जल से घिरे हुए भाग को क्या कहते हैं? प्रायद्वीप। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार आया है। कहता है व्हाट इज पेनिनसुलर? प्रायद्वीप क्या होता है? तो वह भूमि का वह भाग जो 3 तरफ से पानी से घिरा है, उसे प्रायद्वीप कहते हैं। भूमि का वह भाग जो चारों तरफ से पानी से घिरा है, चारों तरफ से जब पानी से घिरा होता है तो उसे द्वीप कहते हैं, आइलैंड कहते हैं। द्वीप क्या होता है? ऐसी भूमि जिसके चारों ओर पानी हो, दैट इज आइलैंड। प्रायद्वीप क्या होता है? ऐसी भूमि जिसके 3 ओर पानी हो, दैट इज पेनिनसुलर। प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहते हैं? मैंने अभी आपको बताया, यूरोप को कहते हैं। विषुवत वृत्त यानी कि इक्वेटर किस महाद्वीप के बीच में से जाती है? अफ्रीका के। तीनों रेखाएं, कर्क रेखा, मकर रेखा, भूमध्य रेखा, किस महाद्वीप से गुजरती है? अफ्रीका से। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी अफ्रीका में है। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो सहारा रेगिस्तान है, वो अफ्रीका के कौन से भाग पर है? तो उत्तरी भाग पर है। विश्व का तीसरा बड़ा महाद्वीप उत्तरी अमेरिका। उत्तरी अमेरिका दक्षिण अमेरिका को कौन सी स्थल संधि जोड़ती है? पनामा स्थल संधि जोड़ती है। उत्तरी अमेरिका किन महासागरों से घिरा हुआ है? प्रशांत, अटलांटिक, आर्कटिक। उत्तरी अमेरिका किस गोलार्ध में है? पूरी तरह से उत्तर पश्चिमी गोलार्ध में है। दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग किस गोलार्ध में है? तो दक्षिणी गोलार्ध में है। दक्षिणी अमेरिका के पूर्व व पश्चिम में कौन सा महासागर है? पूर्व अटलांटिक और पश्चिम प्रशांत महासागर। देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है ना, ये आप तब सॉल्व कर पाओगे जब आपने वर्ल्ड मैप, विश्व के मानचित्र को अच्छे से किया है। वर्ल्ड मैप पे आपने महाद्वीपों और महासागरों को समझा है। तो ये सारे क्वेश्चन है ना, अगर आपको अभी पढ़ने में थोड़े से भी टफ लग रहे हैं ना, तो समझ जाना आपका मैप वीक है। लेकिन अगर आपको अभी पढ़ने में बिल्कुल इजी लग रहे हैं, तो दैट मीन्स यू आर परफेक्ट इन मैप, आपको मैप पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो आप प्लीज इस वर्ल्ड मैप वाली मेरी क्लास को जरूर लगाना। इस क्लास को लगाने के बाद ये क्वेश्चन तो आपको ऐसे लगेंगे कि यार क्या ही पूछ रहे हैं, इतना इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो प्लीज जरूर लगाइएगा वर्ल्ड मैप वाली क्लास। विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन। विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज। विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप ऑस्ट्रेलिया। एक क्वेश्चन सीटेट में बहुत बार रिपीट हुआ है, स्थल संधि क्या होता है? जल संधि क्या होता है?
इंग्लिश में कहा जाता है स्ट्रेट। ध्यान से सुनिएगा, वह संकरा मार्ग, अ नैरो पार्ट ऑफ लैंड, वह संकरा मार्ग जो दो महाद्वीपों को जोड़ता है उसको स्थल संधि कहते हैं। भूमि का एक संकरा सा, भीड़ा सा, छोटा सा, पतला सा, नैरो सा रास्ता जो दो महाद्वीपों को जोड़ता है उसे स्थल संधि कहते हैं। और जल का एक संकरा सा मार्ग, अ नैरो पार्ट ऑफ वाटर विच कनेक्ट टू ओशियन, मे बी टू सी, टू कॉन्टिनेंट, उसे हम जल संधि कहते हैं। देखो इसको ऐसे देख सकते हैं आप, ये देखो, इसे आप ऐसे समझ सकते हैं। देखो ऊपर नॉर्थ अमेरिका है, नीचे साउथ अमेरिका है, और इन्हें कनेक्ट करने वाला जो भाग है, इन दोनों को आपस में जोड़ने वाला ये जो पार्ट है, आप इस पार्ट को देखिए, ये क्या है, बहुत नैरो सा है, संकरा सा है। तो जो दो महाद्वीपों को जोड़ने वाला स्थल का, भूमि का संकरा सा जो भाग होता है उसे स्थल संधि कहते हैं। जबकि भारत और श्रीलंका को देखो, इस साइड आप देखेंगे, यहां पर देखिए, भारत और श्रीलंका के बीच में, है ना, भारत और श्रीलंका के बीच में पानी का, जल का छोटा सा रास्ता है, इसे जल संधि कहते हैं, इसे जल डमरू भी कहते हैं। इसीलिए भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल संधि है इसका नाम है पाक जल संधि, PALK, पाक स्ट्रेट। तो जल संधि की डेफिनेशन देख लो, यहां से क्वेश्चन बहुत बार सीटेट में आया है। जो एक होता है ना डायमंड क्वेश्चन, डायमंड क्वेश्चन वो होते हैं जो सीटेट में बार बार रिपीट होते हैं, उनको हम कहते हैं डायमंड क्वेश्चंस। तो स्थल संधि और जल संधि डायमंड क्वेश्चन है आपके लिए। जल संधि पानी का संकरा भाग होता है जो दो बड़ी जल राशि जैसे समुद्र या महासागरों को आपस में जोड़ता है, राइट। तो आई होप आपको ये बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। द्वीपीय महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। दक्षिणी ध्रुव किस महाद्वीप में है? तो अंटार्कटिका में दक्षिणी ध्रुव स्थिर है। और कई बार ये क्वेश्चन भी आता है ओजोन में एक बड़ा छिद्र हो गया है, वो किस महाद्वीप पर है? तो अंटार्कटिका या दक्षिणी ध्रुव पर है। अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत के शोध केंद्रों के नाम क्या है? मैत्री, भारती और गंगोत्री। और आपको ध्यान रखना है अंटार्कटिका को क्या कहते हैं? व्हाइट कॉन्टिनेंट। नीला ग्रह किसे कहते हैं? पृथ्वी को। पृथ्वी के कितने भाग पर पानी है? तो 71% जो है वो अर्थ पर क्या है? पानी। अब देखो पृथ्वी के 71% भाग पर पानी है, लेकिन फिर भी उस सारे पानी में से पीने लायक कितना है? ओनली 2.5। बाकी जो 97.5 है वो महासागरों का है, जो कि लवणीय होता है, खारा होता है। देन उसके बाद ओशियंस को ऑर्डर में अरेंज करो, बड़े से छोटे के क्रम में। तो सबसे बड़ा महासागर प्रशांत महासागर, उसके बाद अटलांटिक, फिर हिंद महासागर, फोर्थ नंबर पे साउथ ओशियन यानी दक्षिणी महासागर, उसके बाद है आर्कटिक महासागर, पैसिफिक, अटलांटिक, इंडियन, साउथ एंड आर्कटिक। प्रशांत महासागर का आकार कैसा है? तो सर्कल, वृत्ताकार है। एस की आकृति का महासागर कौन सा होता है? तो अटलांटिक होता है। किस महासागर की तट रेखा अनियमित व दंतुरित है? इंग्लिश में से कहा जाता है इंडेंटेड एंड इरेगुलर। जो कोस्ट लाइन है वो कौन से ओशियन की है? तो अटलांटिक की है। देखो जो ये मैंने शेप बनाई हुई है ना यहाँ पर, ये देखिए, ये है हमारी दंतुरित। दंतुरित का मतलब होता है ऐसे इस तरह से जिगजैग, कटा कटा तट होना। तो जो यूरोप है हमारा, इस यूरोप का जो तट है ये कटा कटा तट है, ठीक है, दंतुरित है। इसी वजह से यहाँ पर नेचुरल जो सी पोर्ट्स हैं, प्राकृतिक पोताश्रय जो हैं वो बहुत अच्छे से विकसित होते हैं। इसलिए अटलांटिक महासागर बिजिएस्ट ओशियन है। देखो नेक्स्ट है व्यापार की दृष्टि से व्यस्ततम, तो वो अटलांटिक ओशियन होता है। एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, दैट इज इंडियन ओशियन। त्रिभुजाकार महासागर हिंद महासागर है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रायंगल शेप किसका होता है? इंडियन ओशियन का। ओनली ओशियन ऑफ द वर्ल्ड विच नेम्ड आफ्टर अ कंट्री, दैट इज ऑल्सो इंडियन ओशियन। एकमात्र महासागर जिसका नाम किसी देश के नाम पर है, तो हिंद महासागर का नाम हिंदुस्तान के नाम पर है। अंटार्कटिका महाद्वीपों को चारों ओर से कौन सा महासागर घेरता है? दक्षिणी महासागर घेरता है। बेरिंग जल संधि किन महासागरों को जोड़ती है? प्रशांत और आर्कटिक को जोड़ती है। और ये बेरिंग वाला क्वेश्चन भी सीटेट में बहुत बार आया है। बेरिंग जल संधि, तो जो ये बेरिंग जल संधि है ना, ये एशिया
और नॉर्थ अमेरिका, जहां आपस में कनेक्ट होते हैं, जुड़ते हैं, उस वाले पोर्शन पर है। मैं ट्राई करती हूँ, अगर देखो छोटा सा ड्रॉ हो जाए तो देखो, जैसे यहाँ से इस तरह से एशिया आ रहा है और यहाँ से इस तरह से ये आप लगा लीजिए हमारा नॉर्थ अमेरिका है, ठीक है। और इनके इसके ऊपर यहाँ पर आर्कटिक है और नीचे पैसिफिक है, ठीक है। इनके बीच में से यहाँ से ये है बेरिंग स्ट्रेट। तो बेरिंग जल संधि किसे जोड़ती है? इसका पहला आंसर बनता है आर्कटिक और पैसिफिक को। अगर पूछे बेरिंग जल संधि किन महाद्वीपों के बीच में है, तो यहाँ पर है एशिया, जबकि इस साइड कौन सा है? नॉर्थ अमेरिका, राइट। ध्यान रखना है आपको, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा वायुमंडल। आप इसको अच्छे से एक स्क्रीनशॉट ले लें इस डायग्राम को, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। और दोबारा कहूँगी कि इसकी भी आप वीडियो ज़रूर लगाइएगा, क्लास को ज़रूर समझिएगा। वायुमंडल क्या होती है? वायुमंडल होता है हमारे चारों ओर जो वायु का, गैसों का जो सर्कल है, जो घेराव है वो, ठीक है। कितनी लेयर्स होती हैं वायुमंडल की? तो 5, ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आयनोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर। शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल और बाह्य मंडल। जो शोभ मंडल होता है ये 8 से 15 किलोमीटर के बीच होता है। जो समताप मंडल होता है ये 50, उसके बाद 80, देन 640, देन 10,000 किलोमीटर तक होता है, ठीक है। शोभ मंडल में ध्यान से सुनेगा, आंधी, तूफान, बारिश कुछ भी अगर होता है या इंद्रधनुष का बनना, ये सब शोभ मंडल में होते हैं। इसलिए शोभ मंडल को परिवर्तन मंडल और बादलों का रंगमंच भी कहते हैं, राइट। शोभ मंडल को परिवर्तन मंडल या बादलों का रंगमंच भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें आंधी, तूफान, बादल, बारिश सब परिवर्तन, मौसम के सभी परिवर्तन होते हैं। हम शोभ मंडल में ही रहते हैं। जो समताप मंडल है, समताप मंडल, समताप समान तापमान, क्योंकि यहाँ पे तापमान लगभग समान रहता है तो वायुयान उड़ाना सुरक्षित होता है। ये क्वेश्चन बहुत बार आया है, किस परत में वायुयान उड़ाए जाते हैं? तो समताप मंडल में वायुयान उड़ाए जाते हैं। ओजोन समताप मंडल में ही पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर का फ्लक्चुएशन नहीं होता है, तापमान लगभग समान होता है। सेफ जोन फॉर फ्लाइट्स होता है, इसलिए इसे आदर्श मंडल कहते हैं। तो आपको कभी भी पूछा जाए आदर्श मंडल या आइडियल स्फीयर कौन सा होता है, तो हम किसको कहते हैं? आदर्श मंडल। समताप मंडल को आदर्श मंडल कहते हैं। मध्य मंडल को कोल्डेस्ट लेयर कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे तापमान सबसे कम होता है। आयन मंडल को ताप मंडल भी कहते हैं। ये हॉटेस्ट लेयर होती है, क्योंकि इसमें विद्युत आयंस, विद्युत आयन, आयन यानी कण, विद्युत के कण होते हैं। दूर संचार तरंगे जैसे रेडियो, एफएम की तरंगे इसी से टकराकर पृथ्वी पर वापस आती है। इसमें धूमकेतु, एस्ट्रियॉड, ये जो स्टार बने हुए हैं ना, जैसे उल्का पिंड वगैरह जो वायुमंडल में घुसने की कोशिश करते हैं, फिर वो ऊपर ही ब्लास्ट हो जाते हैं, तो उल्का पिंडों की चमक पाई जाती है आयनोस्फेयर में। बाह्य मंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, जो कि सबसे हल्की लाइटेस्ट गैसेज होती हैं, वो पाई जाती हैं। ध्यान रखिएगा, वायुमंडल में नीचे नीचे सतह की तरफ, धरती की तरफ हैवी हैवी गैसेज होती हैं, जैसे नाइट्रोजन, जैसे CO2, जैसे ऑक्सीजन। वायुमंडल में ऊपर ऊपर हल्की गैसें होती हैं, जैसे हाइड्रोजन और हीलियम। और जो हमारा एक्सोस्फेयर बाह्य मंडल है, उसे फाइनल फ्रंटियर कहते हैं। और इसके बाद से जो स्पेस है वो स्टार्ट हो जाता है, ये हमारी आउटर मोस्ट लेयर होती है वायुमंडल में। यहाँ से अब जो ये डायग्राम मैंने बनाया हुआ है, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्वेश्चन आता है, वायुयान कहाँ उड़ाए जाते हैं? आंसर इज, जल्दी बताइए आंसर, समताप मंडल। किस परत में ओजोन पाई जाती है? समताप मंडल। बादल, बारिश, इंद्रधनुष कहाँ होते हैं? परिवर्तन मंडल या शोभ मंडल। रेडियो एफएम की तरंगे किससे टकराकर आती है? ताप मंडल या आयन मंडल। हल्की गैसें हाइड्रोजन, हीलियम, या सबसे आउटर मोस्ट लेयर एक्सोस्फेयर। यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकता है, कोल्डेस्ट लेयर, हॉटेस्ट लेयर, आइडियल स्फीयर, है ना, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आ सकते हैं।
वायुमंडल में मुख्यतः 99% नाइट्रोजन व ऑक्सीजन होती है, जिसमें से नाइट्रोजन 78% और ऑक्सीजन 21% होती है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए जरूरी होती है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों के वृद्धि के लिए जरूरी होती है। ये क्वेश्चन सीटेट में दिए हुए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राणियों की वृद्धि के लिए जरूरी नाइट्रोजन, पौधों की वृद्धि के लिए जरूरी CO2। कंफ्यूज नहीं होना है बिल्कुल भी। आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं, जो पौधे हैं, क्यों कहा जाता है ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ? क्योंकि पेड़ क्या करते हैं, पेड़ जो है वो CO2 इनहेल करते हैं, लेते हैं। इसलिए पौधों की वृद्धि के लिए क्या जरूरी होती है? CO2। नेक्स्ट देखेंगे लास्ट क्वेश्चन, वायुमंडल का घनत्व व तापमान ऊंचाई के साथ साथ घटता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। समुद्र तल पर घनत्व सबसे ज्यादा होता है, जबकि पर्वतों पर घनत्व कम होता है। इसीलिए पर्वतारोही ऑक्सीजन के सिलेंडर लेकर ऊपर चढ़ते हैं, क्योंकि पर्वतों पर वायु का घनत्व कम होता है। घनत्व कम होने के कारण गैसेस कम हो जाती है, सांस लेने में प्रॉब्लम होती है। गतिशील वायु को पवन कहते हैं, और जो वायु है वो उच्च दाब से, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है। ये लास्ट क्वेश्चन है। आई होप आपको पसंद आई होगी आज की क्लास। ये नोट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मैं आपके लिए इन सभी चैप्टर से प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस MCQs लेकर आऊँगी। तो अगर आपको लगता है कि मुझे MCQs डालने चाहिए या और NCERT के और ज़्यादा नोट्स प्रोवाइड करने चाहिए, तो आप कमेंट ज़रूर करें, ज़रूर लिखें कि आपको मेरी क्लासेस कैसी पसंद आ रही है। थैंक यू वेरी मच।